नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र का चौथा दिन विपक्ष ने उठाया बेरोजगारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन का मुद्दा। राज्य में बेरोजगारी दर में आई गिरावट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध। हल्द्वानी में युवाओं ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और उत्तराखंड में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और विधानसभा बजट सत्र की बात कर लेते हैं। बजट सत्र के आज चौथे दिन की कार्रवाई है। विधानसभा सत्र में विपक्ष के विधायक आदेश चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठाया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि 11 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अप्रैल तक वेतन भुगतान किया गया है। चमोली और हरिद्वार में फरवरी तक का भुगतान हुआ है। बाकी वेतन भुगतान पर कार्रवाई जारी है। वहीं सत्र में विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने पूछा कि राज्य के सेवा योजन कार्यालयों में कितने बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण है। सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 8,39,697 युवा पंजीकृत हैं। रोजगार मेलों के जरिए 19,680 युवाओं का चयन हुआ है। इसके साथ ही विधायक ममता राकेश ने भी राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। इस पर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। राज्य में बेरोजगारी दर 15.5% है। सदन की कार्रवाई में सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों का मामला भी गूंजा। विपक्ष ने इस मसले को उठाते हुए विभाग में भर्तियों में धांधली मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर कहा कि दोषियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो इस मसले पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगर हरिद्वार में हुई भर्ती मामले में SIT जांच की जरूरत पड़ी तो वो भी कराई जाएगी। देखिए, सहकारिता में जो नियुक्तियां हुई है उसमें अनियमितता हुई है, इसमें कोई संशय को बुराई नहीं। हमने कहा कि सरकार इसकी जांच कराए। अब मंत्री जब जवाब देते हैं कहते हैं कि साहब हम सदस्य पे छोड़ देते हैं, तो फिर अगर सदस्य पे छोड़ना सब कुछ तो फिर सरकार किस काम की। हमने कहा भ्रष्टाचार अगर हुआ है जिसको मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम SIT जांच करेंगे, हम स्वागत करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 20 जून की बजाय अब 17 जून को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की। रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र को चलाने के लिए बिजनेस जरूरी होता है, जो कि है नहीं। आपको बता दें कि पहले गैरसैंण की जगह देहरादून में बजट सत्र आहूत होने की बात सामने आई और इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की अवधि घटाने की बात हुई, जिसको लेकर विपक्ष के विधायकों ने विरोध जताया था। कार्य मंत्रणा की बैठक जब 14 जून को हुई तो उस दिन ये आम सहमति बन गई थी कि सदन जो है 20 तारीख तक चलेगा। लेकिन अभी जब कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, इस कार्य मंत्रणा की बैठक में जिस तरीके से सरकार अडिग है और चाहती है कि कल जो है सत्र का अवसान हो जाए, तो हमने कार्य मंत्रणा में इस बात का विरोध किया कि भाई जो सत्र की अवधि है वो निश्चित रूप से जो है 20 तक होनी चाहिए। कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है, उसमें आज तक का हमारा निर्णय हो गया था, तो कल तक ही अब सत्र रहेगा और बजट पे चर्चा जैसे आज भी जारी रहेगी। कहते हैं लंबी अवधि होनी चाहिए, लेकिन उस लंबी अवधि के लिए हमारे पास बिजनेस होना चाहिए ना। बिजनेस नहीं है, अगर हमारे पास काम नहीं है तो संसद क्यों की चलाना है और मुझे ये बताना है कि हमने 10 दिन चलाया या 15 दिन, लॉजिकल नहीं है। अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अग्निवीर योजना लागू होने से प्रदेश के युवाओं के सपने साकार होंगे। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे सेना में जाने के प्रति युवाओं में राष्ट्रभक्ति भी जागृत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर परिवार में कोई न कोई सेना से जुड़ा है। ऐसे में इस योजना के आने से प्रदेश की जनता को लाभ होगा। इस योजना के बारे में भी सीएम ने जानकारियां साझा की। तो जिस अग्निवीर योजना को लाने से और इस योजना के प्रारंभ करने से मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़
देवतुल्य जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, मैं स्वयं को इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुख्य सेवक के रूप में मुझे इस योजना को उत्तराखंड में लागू करने का भी अवसर प्राप्त होगा। एक तरफ अग्निवीर योजना की प्रशंसा करते हुए धामी सरकार केंद्र का आभार जता रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड युवा अग्निवीर के पथ पर चलने से इनकार कर रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों से विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चंपावत की है, दूसरी खटीमा की, जहां पर अग्निवीर योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का हुजूम उमड़ा। सड़कों पर युवा प्रदर्शन करते दिखाई दिए गए। युवाओं का कहना है कि योजना में काफी खामियां हैं, इसलिए इसको वापस लिया जाए। इनमें कई युवा ऐसे भी शामिल रहे जो फिजिकल टेस्ट पास कर अब लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में युवाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं देहरादून में योजना के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। बच्चों के द्वारा मुझे माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसको मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इस सैन्य विज्ञान से PhD भी हूँ। तो उत्तराखंड जो है एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तराखंड के आज हर युवा में निराशा है और परिवार में भी निराशा है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 3 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं और कार्यरत होने के लिए आज युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था जो है हमारी भारतीय सेना पर टिकी हुई है। स्वयं मेरे घर से 2 भारतीय सेना से रिटायर होकर आए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पिछले 3 दिनों से ईडी की तरफ से पूछताछ का दौर चल रहा है और शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली में ईडी के समक्ष राहुल गांधी को पेश होना है। ईडी से पूछताछ और दिल्ली में कांग्रेसियों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज देश भर के साथ देहरादून में भी कांग्रेसियों ने राजभवन कूच किया। एक रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं की ये भारी भीड़, प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीरें इतने मुखर रूप से मोदी सरकार का सामना कर सके। असल में ये नजारा है देहरादून स्थित राजभवन से ठीक 1.5 किलोमीटर पहले हाथीबड़ कला का, जहां भारी तादाद में राजभवन कूच को निकले हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस बीच कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेसियों का ये मजमा नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेसियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लगा है। राजभवन कूच से पहले सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यालय में एकत्र हुए, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस प्रकरण के विरोध में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर कटाक्ष किए। यही नहीं, केंद्र विरोधी नारों की तख्ती हाथ में लिए कार्यकर्ता एक सुर में बीजेपी के खिलाफ हमला बोलते नजर आए। कांग्रेसियों ने एक सुर में दिल्ली में राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही पूछताछ और कार्यकर्ताओं के साथ हुई बदसलूकी का जमकर विरोध किया। इतने मुखर रूप से मोदी सरकार का सामना कर सके, वो 2 लोग हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हमारे नेता राहुल गांधी की गलती ये है कि उन्होंने युवाओं के रोजगार की बात उठाई है, उन्होंने किसानों के अधिकार की बात उठाई है, उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई पर बात उठाई है, उन्होंने देश से लगातार बाहर जाते हुए हिंदुस्तानी व्यापारियों की बात उठाई है। तो आज ईडी के माध्यम से राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे दिल्ली के कांग्रेस के कार्यालय में अंदर घुसकर दिल्ली पुलिस ने जो आज निर्मम हमारे लोगों पर, नेताओं पर लाठी बरसाई है, वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। हाल ही के सालों में नेशनल हेराल्ड विवाद बड़े राजनीतिक मामलों में शामिल हो चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले में 3 दिन से राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, तो शुक्रवार को एक बार फिर राहुल को ईडी के समक्ष पेश होना है। इस बीच कांग्रेसियों की तरफ से केंद्र सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने के भी खूब आरोप लग रहे हैं। ऐसे में देश भर में कांग्रेसियों की तरफ से बढ़ते दबाव का क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखना बाकी है।
चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। चंपावत के नघान ग्राम सभा में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का सांसद अजय टमटा ने शुभारंभ किया। ये अमृत सरोवर 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। सांसद अजय टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इन सरोवरों के निर्माण से जहां एक तरफ यहां के जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे, वहीं लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पानी भी मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हर जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नाधान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गांव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएँ भी थी। और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गाँव को बहुत फायदा होगा। ऊपर में भी आवश्यकता पड़ेगी तो लिफ्ट योजनाओं का भी जाना हो सकता है। दिनेशपुर में वन कर्मियों पर हमला करने वाले खनन माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली रोकते समय वनकर्मी के साथ मारपीट कर खनन माफिया हमला कर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। तिलपुरी खुला के पास में वन विभाग के जो हमारे बीट अधिकारी थे, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंच रही थी। उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें एक नामजद मुकदमा मुलजिम रजा उसको आज गिरफ्तार किया गया और बाद उसको गिरफ्तारी की मांग ने पेश की। केदारनाथ आपदा की त्रासदी को आज 9 साल गुजर गए, मगर हर साल 16 जून आते ही लोग जो हैं वो आपदा को याद कर सिहर उठते हैं। आपदा के बाद इन 9 सालों में केदारपुरी का स्वरूप कितना बदला है, ये आपको हम दिखाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। केदारनाथ आपदा को गुजरे 9 साल, आज भी आपदा को याद कर सिहर उठते हैं लोग। 2013 की त्रासदी में आई थी भारी तबाही। आपदा के बाद बदला केदारनाथ का स्वरूप। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सवरी केदारपुरी। हर साल जून की 16 तारीख आते ही लोग 2013 में आई भयानक त्रासदी को याद कर सिहर उठते हैं। 2013 में 16-17 जून को केदारनाथ धाम में आई आपदा के खौफनाक मंजर को लोग इतने सालों में भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा में 4000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए थे, तो 5000 से ज्यादा लापता लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कुदरत की इस तबाही में केदारनाथ में तहस नहस हुआ सब कुछ संवारना इतना आसान नहीं था। तब ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि केदारनाथ यात्रा अब दोबारा शुरू हो भी पाएगी या नहीं। आपदा के बाद से केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी और केंद्र के सहयोग से केदारपुरी का स्वरूप आज पूरी तरीके से बदल गया है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत दिन ब दिन केदारपुरी संवर रही है। पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत 95% काम पूरे हो चुके हैं। आपदा के बाद से केदारनाथ में हेली सेवा को लेकर बढ़ता क्रेज भी खूब देखा गया। आपदा के बाद सुरक्षा को तवज्जो देते हुए केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे 390 मीटर की सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया गया, तो गरुड़ चट्टी को केदारनाथ धाम से भी जोड़ा गया। यही नहीं, तीर्थ पुरोहितों के रहने के लिए घरों को दोबारा बनाया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी विस्तार करने का काम केदारपुरी में हुआ है। केदारपुरी के सवरे रूप और बाबा केदार के दर्शनों के लिए लोग साल दर साल यहाँ पहुँच रहे हैं और ये ग्राफ बढ़ने पर ही है। 2019 में केदारनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इसके बाद 2 साल तक कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा ठप पड़ी रही। साल 2022 में 3 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा के तहत 6 मई को बाबा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और पहले ही दिन 22,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे और अब तक करीब 7 लाख के आसपास श्रद्धालु अकेले केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और अभी तो 4 धाम यात्रा में अक्टूबर तक का वक्त बाकी है। ऐसे में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने के रेले में और इजाफा देखने को मिलेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की। लंबे वक्त से गर्मी से बिलबिलाए लोगों को बदले मौसम से राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से 17 जून तक प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। लंबे वक्त से सूरज की तपिश और गर्मी से बेहाल लोगों को कल रात बदले मौसम के मिजाज ने राहत दी है।
बुधवार देर शाम देहरादून में हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली। हालांकि देहरादून समेत तमाम इलाकों में बदले मौसम का मिजाज आज दिन भर भी दिखाई दिया। रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में पहले के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। वहीं मैदानी इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो मैं कहूँगा कि और जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी अच्छी रेन मिलेगी, मॉडरेट रेन्स मिलेंगी। तो जो अभी तक टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, सामान्य से 4-5 डिग्री तक ऊपर थे, पिछले 15 दिन करीब करीब ऐसे हो गए थे, तो इससे बिल्कुल अब जो है राहत मिलेगी और जो तापमान है वो तेज़ी से गिरेंगे और सामान्य के आसपास हो। अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि वो आ जाएंगे। उसके बाद भी जो बारिश का सिलसिला है, हल्की मध्यम बारिश जो अनेक जगहों तक में वो चलती रहेगी। काफी वक्त से उमस और सूरज की तपिश से बेहाल लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में पीक पर है। ऐसे में यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर निकलें, क्योंकि अब अगले कुछ दिन मौसम का बिगड़ा मिजाज यूं ही देखने को मिलेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा सत्र का चौथा दिन विपक्ष ने उठाया बेरोजगारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन का मुद्दा। राज्य में बेरोजगारी दर में आई गिरावट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध। हल्द्वानी में युवाओं ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और उत्तराखंड में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।